हेलो स्टूडेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर प्रदीप। वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी प्यारे छात्रों का फिर से सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो भाई दिल्ली पुलिस में एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले हमने जो वीडियो डाल दी थी कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस क्या है वो सारी बातें सर ने अभी डाल दी है, लेकिन आज अपन जो बात करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस के केवल एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो होगा पेपर वो 100 नंबरों का रहने वाला है। तो 100 नंबर वो किस तरीके से डिवाइड है सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले 50 जो नंबर की रहने वाली है वो जीके साथ में करंट अफेयर्स आने वाली है। दूसरे नंबर पे 25 नंबर की यदि मैं बात करूं वो आपकी रहेगी जीके, रीजनिंग रहने वाली है। तीसरे नंबर पे आपका आता है मैथ, जो 15 नंबर का रहने वाला है, जो अपन ही पढ़ाएंगे। तो 15 में से 15 नंबर आप कैसे ले सकते हो, आज उसके बारे में सारी बातचीत करेंगे। चौथा जो सब्जेक्ट आने वाला है वो आपका रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में मात्र आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो आप आज से ही जुड़ जाइए, क्योंकि तो अपन देखते हैं भाई मैथ में सबसे पहले कौन कौन से सिलेबस जो डाला गया है अब की बार, वो हम सारी चर्चा आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिख ही दिया है दिल्ली पुलिस का सिलेबस। तो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसमें अपन जो आज केवल बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं केवल मैथ में। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने केवल दिल्ली पुलिस में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज हमने एक सिंबल दे दिया है, इसी को ही इंग्लिश में कहते हैं भाई प्रतिशत। तो ये प्रतिशत टॉपिक को पढ़ना, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज टॉपिक आपका इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि एक शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी तरीके से आपका दिल्ली पुलिस में सभी टॉपिकों को जो सार है वो है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज वो टॉपिक है जिसके बिना आप अर्थमेटिक में कोई भी चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते। जब भी आप साधारण ब्याज पढ़ोगे या आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ोगे या फिर आप लाभ हानि पढ़ोगे या आप टाइम एंड वर्क के सवाल करोगे या आप पाइप एंड किस्टन के सवाल करोगे, कहने का मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे बिना परसेंटेज आप नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहला आपका अगर परसेंटेज का टॉपिक ठीक ठाक है तो भी आप आगे इससे में अदर टॉपिक पे काम करने वाले हैं, तभी आप 15 के 15 नंबर ले पाओगे। दूसरा टॉपिक यदि मैं बात करूं एसआई का मतलब आप सब इंस्पेक्टर मत समझ लेना। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, कहने का मतलब साधारण ब्याज। ये भी आप तभी करोगे जब आप परसेंटेज टॉपिक में अच्छी पकड़ कर लोगे, क्योंकि परसेंटेज पे ही इसकी रेट होती है और उसी रेट पे अपन खेल पाएंगे। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई, इसे कहते हैं हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज। चौथा जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। बस इसमें सवाल लाभ और हानि के बारे में कॉन्सेप्ट रहने वाला है और इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला। अगला जो सवाल आपका आने वाला है वो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब समय और कार्य के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है आपका पाइप एंड किस्टन, कहने का मतलब पानी और टंकी के सवाल इस सवाल में आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर आएगा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन। भाई मैंने शॉर्टकट लिख रहा हूं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आर का मतलब रेशियो होता है एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात, बहुत बढ़िया टॉपिक है। कहने का मतलब ये वही टॉपिक है जिसमें आपको परसेंटेज किसकी मदद मिलेगी। कोई भी चीज अगर मैं परसेंटेज में बोलूं, किसी भी मैं कहूं कि 60%, तो 60% का मतलब ये हुआ 5 में से कोई 3 हिस्सा। कहने का मतलब मैं 3:5 कह दूं या 60% कह दूं, दोनों का अर्थ एक ही है। बस उस चीज को किस में लिख दिया, रेशो में। तो आपका कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे परसेंटेज हो, परसेंटेज को हमने किस में किया, रेशो में कन्वर्ट किया। तो परसेंटेज और रेशो और प्रपोर्शन आपका बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है भाई टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। कहने का मतलब समय, दूरी और चाल, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक में आपसे जो सवाल रहने वाले हैं, कभी रेलगाड़ी जाएगी तो कभी रेलगाड़ी आएगी, कभी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो कभी रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। इस तरीके से सवाल इसमें आने वाले हैं। साथ में ऐसा नहीं कि मैंने रेलगाड़ी की बात की तो कभी बस नहीं आएगी, बस भी इसमें आने वाली है। ठीक है, इस समझ ऐसे सवाल हम किस में करेंगे, टाइम डिस्टेंस में हम करने वाले हैं।
अगर आगे जो आपका आने वाला आता है आपका टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम जब आपने देख लिया, अपन रेलगाड़ी में बैठ लिए, तो आगे जो आपका टॉपिक आ रहा है वो आता है नाव और धारा में। तो आप नाव वाले जो सवाल करोगे वो क्या करोगे, नाव और धारा वाले कॉन्सेप्ट में आप इसको करोगे। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस के अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप इसको नाव और धारा वाले सवाल को टॉपिक भी बढ़िया से कर सकते हो। आगे जो आपका टॉपिक जो बनने वाला है वो बनेगा भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या रहने वाला है, नंबर सिस्टम एक आपको लग रहा है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति एक छोटा टॉपिक नहीं है। संख्या पद्धति तो एक हमने लिख दिया कि संख्या पद्धति एक टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी यूनिट रहने वाली है। यूनिट क्या रहने वाली है, इसमें ही आप पहले पढ़ोगे यूनिट डिजिट। कहने का मतलब यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करें। बहुत बड़ी बड़ी संख्या आपको गुणा कर लेते हो, लेकिन उसमें यह नहीं पता इकाई अंक क्या रहने वाला है। बड़ी बड़ी संख्या की आप पावर कर लेते हो तो उसमें यह देखेंगे इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, चाहे बीएच के कुछ भी हो, लेकिन हमें यूनिट डिजिट का पता जो लगाएंगे वो एक अलग से टॉपिक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, यूनिट डिजिट। ये कौन से में आएगा भाई, नंबर सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे। दूसरा जो यूनिट पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, मतलब भाज्यता के जो नियम है वो भी हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ने वाले हैं। तीसरा जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है शेषफल परिमेय। कहने का मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें यदि किसी संख्या का भाग दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि इसमें शेषफल क्या बचने वाला है। ये सारी बातें किसमें पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम में। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो दिल्ली पुलिस में जो रहने वाला है वो एपी और जीपी के सवाल रहने वाले हैं, वो किसमें पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। साथ में स्क्वायर रूट मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसको में भी मैं किसमें पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम में। स्क्वायर रूट, स्क्वायर, साथ में क्यूब रूट्स, ये सारे के सारे मैं नंबर सिस्टम में ही पढ़ाने वाला हूं। और साथ में अलग से जो सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक आएगा और साथ में जो कैलकुलेशन जो बनेगी वो भी मैं नंबर सिस्टम में ही लेऊंगा। कहने का मतलब नंबर जो सिस्टम है वो आपका कम से कम 10-15 दिन इसमें रहने वाले हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आपका वो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है भाई, क्षेत्र मिति। किसी भी क्षेत्र विशेष को घेरना या मतलब कि उस क्षेत्र के बारे में बात करना ही मेंसुरेशन कहलाता है। मतलब कि इसमें अपन पढ़ेंगे आयत, वर्ग, ये सारी जो मेंसुरेशन है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। किसी कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा या उसका आयतन क्या होगा, ये सारे के सारे हम मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस में नहीं पता, एडवांस में जोड़ा नहीं है, लेकिन हम एडवांस में मेंसुरेशन, एपीजीपी के सवाल और इसके साथ साथ ही हम टिग्नोमेट्री भी पढ़ने वाले हैं। और एक अलग से हमने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टिगो का पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब टिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक और साथ में इसमें और भी जो टॉपिक ये तो मैंने बता दिए लगभग जो मेरे ध्यान में थे, लेकिन अगर इससे संबंधित भी अगर और कोई गाइडलाइन आ जाती है दिल्ली पुलिस में कि ये टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिक पे अपन मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन परसेंटेज टॉपिक सबसे पहले लिखा है, उसमें ही अपन उसमें जो बेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में आज कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। आज अपन जो परसेंटेज में ही एक बेसिक तौर पे अपन सीखेंगे वो सीखेंगे आज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैं सिलेबस मैथ के सिलेबस में बात की थी तो आप सबसे पहले जो बात की थी वो अपन ने बात की थी, एक तो परसेंटेज पे सबसे ज्यादा मैंने जोर दिया था और एक मैंने दिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जोर। वो इसलिए दिया था क्योंकि वो चीज अपने पास काम आने वाली है, तो वही चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज से रेशियो कैसे बनता है ये सारी चीजें अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज परसेंटेज के टॉपिक में ही फ्रैक्शन, ये टॉपिक वो बेस अपना आज का कि अर्थमेटिक में सारा का सारा जो काम करने वाले हैं वो इसी के बेस पे अपन काम करेंगे। इसके बिना आप अर्थमेटिक सीख तो जाओगे, लेकिन क्या है कुछ टाइम टेकन जरूरी है लोगे। अगर आप इस फ्रैक्शन पे थोड़ा सा काम कर लेते हो तो आपका आधा काम कैलकुलेशन का पूरा हो जाता है। कैसे, वो चीजें आज मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई फ्रैक्शन यदि बात ही होगी तो फ्रैक्शन पहले किसे कहते हैं इस चीज को मैं बता दूं। फ्रैक्शन वो है होता है जो बटे सही में लिखा जाता है। कहने का मतलब इंग्लिश में यदि मैं बात करूं तो ऊपर जिसे कहते हैं उसे हिंदी में तो कहते हैं अंश, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाली जो संख्या लिखी जाती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। तो बटा सही में लिखने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। हिंदी में ही फ्रैक्शन का जो शब्द होता है वो उसे कहते हैं हम भिन्न।
अब रही बात फ्रैक्शन को एक टाइप, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, लेकिन एक कॉमन सेंस के तौर पे अपन सीख सकते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का है। फ्रैक्शन कॉमन तौर पे 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो फ्रैक्शन बांटा गया है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न उसे कहते हैं जहां पे अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। दूसरे नंबर पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें अंश तो होता है बड़ा लेकिन हर होता है वो छोटा, और इसी से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही निकलकर बना है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अब फ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो एक कंप्लीट डिजिट हो और साथ में फ्रैक्शन हो, उसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। वो हम देखते हैं कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो मैंने लिखा भाई 1/2। 1/2 अभी हमने, ये खाली फ्रैक्शन है, हिंदी में कहें तो इसे भिन्न। तो नीचे दो लिखा हुआ है वो क्या है? हमारा हर। इसे हिंदी में, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर जो होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। तो आपका ये 2 है, 1/2, ये आपका कौन सी भिन्न हुई? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अंश है वो क्या है? छोटा है, और हर है वो क्या है? बड़ा है। तो ऐसे भिन्न को आप कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। सबसे पहले यदि मैं बताना चाहूं, आगे देखें कि सवाल पूछा कैसे जाता है एग्जाम में। आपने लिखा 1/2, तो 1/2 अगर हम इसको परसेंटेज में देखना चाहें, क्योंकि मैं पढ़ क्या रहा हूं? परसेंटेज, और परसेंटेज में क्या पढ़ रहा हूं? एक फ्रैक्शन का छोटे से यूनिट है। ये यूनिट वो यूनिट है जिसमें अपन पूरा बेसिक अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। तो 1/2, अगर मैं 1/2 को प्रतिशत में बदलना चाहूं, तो कभी भी किसी भी चीज को अगर आप प्रतिशत में बदलते हो तो आप इंटू क्या करते हो? 100। तो मैंने किया 1/2 इंटू 100, तो मेरे पास आया 100/2, और 100 में मैं किसका भाग दूंगा? 2 को, तो मतलब आया 50%। अब इस चीज को मैं कैसे पढ़ूं कि इस चीज से मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि 1/2 जो फ्रैक्शन आया उसका अर्थ क्या हुआ? 50%। जैसे और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1/3। 1/3 को अगर हम परसेंटेज में सीखना चाहें तो 1/3 लिखा इंटू क्या 100। क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए। तो परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए तो हमने किया 100/3 बराबर 100 में 3 का भाग देंगे। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो अपन क्या करेंगे? कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 का भाग कितनी बढ़ जाएगा? तो 33 या 99, बचेगा क्या? एक रिमाइंडर, एक शेष फल बटे में 3। आप लगा दो आगे परसेंटेज, तो 33 सही 1/3%। यह आपका क्या आया? रिजल्ट आया। कैसे भाई? मैं आपको समझा रहा हूं। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सबसे बड़ा योगदान क्या है, वो चीज हम सीखने वाले हैं। अब तक तो मैंने क्या बताया कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर, साथ में मिक्स फ्रैक्शन। सिर्फ मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन की बातचीत की, उसके बाद मैंने बातचीत छोड़ दी, क्योंकि आगे एग्जाम्पल जैसे आएगा उसके बारे में आपको बता दूंगा कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, कौन सी मिक्स फ्रैक्शन होती है। तो अब तक जो भी मैंने भिन्न लिखी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी भिन्न लिखी है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो ये समझ में आया, 3 में से 1, 3 में से 1, इसका मतलब ये हुआ 3 में से 1 कोई है तो उसका रिजल्ट कितना है? 33 सही 1/3%। इसको अगर हम क्वेश्चन में पढ़ें तो 3 का 33 सही 1/3% जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई? 1। 3 का 33 सही 1/3% जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? 1। कैसे? मैं समझाऊं भाई। हमने यही तो पढ़ा। मान लीजिए अपन कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं दिल्ली पुलिस का नाम लूंगा तो आप कह दो कि दिल्ली पुलिस में तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके बाद में थोड़ी बात कर लेता हूं, बाद में बात करूंगा। तो मैं कहना चाहूं कि आपके सिलेबस में कोई 3 बुक होगी, कोई भी 3 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है। तो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कहने का मतलब आपने 3 में से एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में पूछा चाहे तो कितना पढ़ लिया? 33 सही 1/3%। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 3 का 33 सही 1/3% वो क्या है? 1। तो इस भाषा को हम
यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, जो 3 यहाँ पे जो है, जो नीचे जो लिखा जाता है वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कि डिनोमिनेटर पढ़ेंगे ना कि हम हर पढ़ेंगे। हम यहाँ का अगर हम फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका, या तो हम इसको पढ़ेंगे टोटल में से है, या फिर हम पढ़ेंगे इसमें ओरिजिनल वैल्यू, या तो हम क्या पढ़ेंगे नीचे वाली संख्या को टोटल होगी, या फिर क्या पढ़ेंगे हम इसको ओरिजिनल वैल्यू पढ़ेंगे, या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे बेस। ठीक है, कहने का मतलब जो नीचे वाली जो संख्या होगी वो क्या पढ़ेंगे, या तो कुल टोटल होगी या फिर क्या होगी ओरिजिनल होगा, मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू है वो होगी, और या क्या होगी कोई आधार होगा, उसमें से हमारा क्या रिजल्ट रहा वो हमेशा क्या क्या कहां पे लिखा जाता है भाई, हमेशा ऊपर। कैसे भाई, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके 10वीं में जब नंबर आए होंगे, 10वीं की मार्कशीट में, कोई भी मार्कशीट आप उठा के देख लो, जब आपके नंबर आए होंगे, जो नंबर आपके ओबिटेंट नंबर जो आते हैं वो कहां लिखे जाते हैं, हमेशा ऊपर, और जो नंबर जो नीचे जो लिखे जाते हैं वो कौन से लिखे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये होता है अधिकतम मार्क्स, और अधिकतम मार्क्स को हम कह सकते हैं टोटल, या आप कह सकते हो ओरिजिनल, या आप कह सकते हो बेस। तो वही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ऊपर जो आपका बचा वो क्या हो सकता है भाई, आपका रिजल्ट। इतनी देर जो हमने बातचीत की वो सिर्फ इसी पे की थी कि 3 का 33 सही 1/3 जो रिजल्ट है वो क्या है, 1। अब एग्जाम में हमें ये सारी चीजें याद करनी है, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को आपने याद कर लिया, यूनिट की वैल्यू, कहने का मतलब 1/2 होता है वो कितना होता है, 50% होता है। 1/3 होता है वो कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। अब आगे हम चल रहे हैं भाई, 1/4 होता है वो कितना होता है, 25% होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 75% कितना होगा, तो 75% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 75% आप फ्रैक्शन पे इतनी जल्दबाजी से नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी आपको वो चीजें हमने नहीं सिखाई है। लेकिन हम ये तो मान ही सकते हैं 4 में से 1 यूनिट का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 25%। मान लीजिए हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट कॉमन होंगे, लेकिन उसमें से हमने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो इसका मतलब कितना पढ़ लिया हमने, 25%। तो अगर मैं कहूं कि आपने 75% सिलेबस कवर करना है, तो 75% सिलेबस का कवर का मतलब ये होगा कितना हो जाएगा भाई, अगर एक यूनिट का मतलब कितना होता है 25%। आप दिल्ली पुलिस में कभी भी ये मत लेना कि 4 सिलेबस, कभी आप इसमें कंप्यूटर ले लो, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब कितना है भाई, 10 मार्क्स का आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बताया है कि आपकी जो 100% रहने वाले हैं, 100 में से अगर आपने उसमें से चौथा हिस्सा आपने काम ले लिया तो इसका रिजल्ट कितना रहा भाई, 25%। लेकिन इसमें से अगर आप 4 में से 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो तो इसका मतलब कितना हुआ भाई, आपने 75% आपने काम कर लिया। ये क्यों आया, बिना 100 × 100 किए बिना भी आपका रिजल्ट आएगा, ये इसलिए आया क्योंकि 4 में से कोई भी एक यूनिट हो उसका रिजल्ट क्या होता है, 25%। कितना हुआ भाई, 25%। लेकिन 4 में से 3 यूनिट आपसे कोई पूछ ले, आपको कोई कहे कि एक शर्ट की जो कीमत है वो 300 रुपए है, तो बताइए 4 शर्ट की कीमत कितनी होगी, तो 4 × 1200। आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। इसी तरीके से आप यहां पे बता सकते हो, जब 4 में से कोई एक यूनिट हो तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 25%। अब आपसे पूछे कि 4 में से 3 का वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधा कह सकते हो जब एक यूनिट की वैल्यू 25% है तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 75% होगी। दिक्कत कहां आएगी वो देखना। ये तो हुआ 3/4। कभी कभी ऐसा भी होता है वो कह देगा 5/4। आप कहोगे कि मैक्सिमम जो होता है वो 100% ही तो होता है। कहने का मतलब 4 में से 4 नंबर ही ले सकते हैं, ज्यादा थोड़ी ना आ सकता है। ऐसा भी कभी होता है कि ज्यादा भी आपसे आ जाए, परसेंटेज में पूछ ले कोई, तो वो क्या होता है भाई, उसे कहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब अनुचित भिन्न। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। ये अपना कौन सा है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही इसका रूप देखूं तो क्या होगा भाई, 5 में 4 का भाग दोगे तो कितना आया, 1। शेषफल कितना बचा, 1। आप ऊपर लिख लेते हो बटे में 4। तो 1 सही 1/4 आया वो क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन, और आपका 5/4 थी वो क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रहा था कि 5/4 है, 4 में से 5 यूनिट का रिजल्ट क्या होगा। तो भाई सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट सीधा निकालना है तो आपको सबसे पहले उन यूनिटों का रिजल्ट याद करना पड़ेगा। यूनिट का रिजल्ट कैसे, आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए एक यूनिट का रिजल्ट क्या होता है, तभी आप 5 का रिजल्ट निकाल पाओगे। जब आपको एक यूनिट का रिजल्ट आपको नहीं पता तो आप कभी भी 5 यूनिट का रिजल्ट नहीं याद कर सकते। तो यही मेरा आज फ्रैक्शन सिखाने का मतलब है कि जब जब आप फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन कैसे याद करना है, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। अब आपसे कोई पूछ ले कि 5/4 का मतलब कितना होगा तो आप बता सकते हो कि 1 का मतलब होता है 25%, तो 5 का मतलब कितना होगा 25×5 125%। ठीक है भाई, आगे हम बात कर रहे हैं इसी से, और आगे फ्रैक्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं है कि लगभग जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो मैं आज आपको सारे करवा रहा हूं। तो भाई हमने कर लिए थे 1/4 तक, आगे आ रहा है आपका 1/5। अब 1/5 धीरे धीरे चीजों को थोड़ा सा स्मार्ट वे में सीखते जाएंगे। शुरू में हमने क्या किया, 1/2 का जब फ्रैक्शन सीखा तो उसको इंटू 100 किया था। उसके बाद जैसे हमने 1/3 किया था तो फिर इंटू 100 लगा के हम उन चीजों को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया था कि कैसे क्या रिजल्ट बन रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, उन चीजों को सारों को याद करना है। तो 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 20%। आप देख लेना 1/5 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 20%। अब इस पे अगर आपको घर पे भी काम करना है, अगर आपने चीजें आपका रिजल्ट याद है, अगर आपसे कोई पूछ ले अब कि बताइए 4/5 का मतलब कितना होगा, आप सीधा बता सकते हो 80%। क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 में से कोई भी एक रिजल्ट होता है तो उसका मतलब कितना होता है 20%। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 20 चौका 80%। आगे देखते हैं कि 1/6, तो 1/6 का कितना होगा भाई, 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% रिजल्ट आएगा। आगे देख रहा हूं मैं इसी का एक एग्जांपल 3/6, तो 3/6 आएगा। अब यहां पे दिक्कत होगी, यहां पे दिक्कत क्या आएगी, आपने 1/5 का तो निकाल दिया, कितना होता है 1/5 का 20%। तो मैंने जैसे पूछा कि बताओ 4/5 का कितना होगा तो आपने बता दिया कितना होगा भाई 80%। लेकिन अगला जो रिजल्ट निकल के आया अपना, मैंने कहा 1/6, तो 1/6 का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आ रहा है, तो मैंने पूछ लिया 2/6 का मतलब कितना होगा। तो 2/6 का मतलब नहीं 3/6 का मतलब क्या होगा। तो 3/6 का जो रिजल्ट होगा वो भाई अब तक तो हम सीधा कर लेते, तो 1 का मतलब 20, तो 4 का मतलब 20 चौका 80। लेकिन अब इस 16 सही 2/3% को किससे गुना कर दूं, 3 से। 3 से गुना करेंगे तो इसको गुना करना थोड़ा सा अलग लग रहा है। कैसे भाई, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि 16 को इससे गुना करूं या इससे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिक्स जो फ्रैक्शन होता है उसके बीच में जो निशान होता है, यहाँ पे जो निशान होता है वो हमेशा, कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे निशान किसका होता है भाई गुना का, लेकिन यहाँ पे गुना का निशान नहीं होता। यहाँ पे जो हमेशा निशान होता है वो किसका होता है भाई प्लस का। तो 16 सही 2/3, अगर इन बीच में निशान किसका है भाई प्लस का है, तो हम लिख सकते हैं 16 प्लस में 2/3 इंटू 3, ऐसा लिखेंगे। तो 16 तिये 48 प्लस में। अब क्या है भाई प्लस में हमेशा इसको भी गुना करेंगे, अगर इसको गुना कर लिया तो 3 दूनी 6 बटे में 3, तो हम लिख सकते हैं कि 48 प्लस में 6/3। तो हमें कुछ समझ में आया, जब हमें ऐसा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरा कट गया तो हम काट सकते हैं चीजों को। तो आया 48 प्लस में 2, तो कितना आया भाई 50%। इतना काम करने के बाद हमें समझ में आया कि हमने तो कुछ समय पहले ही हमने 1/2 का जो रिजल्ट सीखा था वो कितना सीखा था 50%। तो ये भी 50%, तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क कुछ भी नहीं है। अगर
चीजों पे प्रैक्टिस करोगे तो वही चीजें आपको दिखाई देगी जो आपने पहले की थी। कैसे? जिस बच्चे ने मेहनत यदि नहीं की होगी घर पे, वो क्या करेगा, वो सीधा 3/6 पे ही काम करता रहेगा। लेकिन जिस बच्चे ने घर पे यदि मेहनत करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। उसको अच्छे से पता है कि 1/2 का मतलब होता है वो कितना होता है, 50%। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप इन पे काम करोगे वैसे वैसे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आगे आता है भाई 1/7। 1/7 जो होगा, इसका जो परसेंटेज रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 100 में 7 का भाग दो तो 14 7 है 98। शेषफल क्या बच गया भाई, 2/7%। तो 1/7 का जो रिजल्ट बना वो कितना बना, 14 सही 2/7% रिजल्ट। आगे आता है 1/8। 1/8 का क्या बना भाई, 12 है 96। शेषफल कितना बचा, 4, लिख दिया हमने 8। अब देखना थोड़ा सा फ्रैक्शन ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि 4/8 है तो हम इसको काट सकते हैं। कैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया 12.5% या 12 सही 1/2% रिजल्ट। तो 1/8 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। 1/8 बार बार पूछा जा रहा है, तो 12.5 कितना होता है भाई, 1/8। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3/8 कितना होगा, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। तो 3/8 फ्रैक्शन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो हम देखते हैं। हमें पता चल ही गया कि 1 का मतलब कितना होता है 12.5%। तो हम कर लेंगे 12 सही 1/2% इंटू क्या करेंगे भाई, 3। अब हम गुणा करेंगे। हमने पहले ही चीज सीख ली थी, हमेशा मिक्स जो फ्रैक्शन होता है और मिक्स फ्रैक्शन के बीच में निशान किसका होता है, हमेशा प्लस का। तो 12 तिया 36 प्लस में 3 एकम 3 बटे में 2। अब 3/2 इसमें भी हम भाग देंगे तो रिजल्ट और निकल के आएगा 36 प्लस में 1 सही 1/2। कैसे भाई, 3 में हमने किसका भाग दिया, 2 का, तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा 1/2। अब देखना ये पूरा पूरा डिजिट है नहीं है, तो इसको अपन जोड़ सकते हैं। तो 36 और 1 37 सही 1/2% रिजल्ट। बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आगे आता है आपके भी 1/9। तो 1/9 का रिजल्ट निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, 11 सही 1/9%। आगे आ रहा है भाई 1/10। 1/10 का रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई, 10%। 1/11 का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 11 नम 99, 9 सही 1/11% रिजल्ट। ठीक है, इसी के साथ अपन और फ्रैक्शन लिखते हैं। सबसे ज्यादा यहां तक जो फ्रैक्शन सीखी उसमें सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे जो महत्वपूर्ण जो फ्रैक्शन है वो रहने वाला है 1/8, और साथ में रहने वाला है 1/5 भी आपका मोस्ट है, और साथ में 1/9 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 1/12, 12 में से 1 यूनिट, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप यदि बनाना चाहो वैसे 12 है 96, शेषफल कितना बचा 4/12। अब इसको आप काटोगे, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो 8 सही 1/3% आपका रिजल्ट निकल के यहां पे आया। 1/13 बहुत कम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आप याद रखने में क्या है, तो 13 7 है 91, 7 सही 9/13%। 1/14 होगा वो 7 सही 1/7% रहेगा। 1/15 रहेगा वो रहेगा 6 सही 2/3%। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 1/16 जो निकल के आएगा वो आएगा 6 सही 1/4%।
इसी तरीके से आपका निकल के आएगा 1/17 बहुत कम पूछा जाता है, 1/18 भी बहुत कम पूछा जाता है, 1/19 ये भी बहुत कम। दिल्ली पुलिस के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि सीधा आप देखिए 1/20, 1/20 होगा वो होगा आपका 5%। फिर आएगा आपका 1/25, वो आएगा आपका 4%। तो अपन ने जो आज बात की वो किस पे की, फ्रैक्शन पे। और फ्रैक्शन लिखने में तो बहुत छोटा लगा होगा, लेकिन जब अपन इस पे काम करेंगे तो बहुत बारीकी से, मतलब इस पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलने वाले हैं। और यही जो अपन का जो बेस है, यही पूरा जो आपका अर्थमेटिक के जो चैप्टर रहने वाले हैं उस पर अपन करने वाले हैं। तो इस पे मेहनत किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे आपने 1/2 सीखा, उस पर एक मेहनत कुछ नहीं है, क्योंकि 1/2 और 2/2 100% रह जाएगा। कहने का मतलब उस फ्रैक्शन पे आप जब तक मेहनत करना, जब तक कि वो अपने आप में 100% नहीं बन जाए। कैसे? जैसे मैं बात कहूं कि 1/4, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो आप कोई करना है 2/4, 3/4 और 4/4। जैसे 1/8 पे भी आप मेहनत करना चाहो तो 1/8 पे मेहनत करोगे तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, क्योंकि 8/8 आएगा तभी आपका 100% बनेगा, उससे पहले 100% नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर आप इस पे मेहनत करना चाहो कि 1/15 पे, तो 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 6/15, कहने का मतलब 11/15, 14/15 और 15/15। इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तब जाके आपका फ्रैक्शन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर वे में हो जाएगा। और अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आप बिल्कुल आराम से कोई भी टॉपिक हो उस पर आराम से, कैलकुलेशन का टॉपिक आपका बहुत बारीकी से कम हो जाएगा और आप उस पर सीधे भाषा पे ध्यान देते हुए उस सवाल को आप हल कर लोगे। तो ठीक है, आज इसे पे आप मेहनत करना। तो आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट रह गया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। ठीक है भाई, इसी के साथ धन्यवाद।